हेलो एवरीवन, वेलकम टू मकर एकेडमी। मकर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1। ये लेक्चर इस चैनल का पहला लेक्चर है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, हम लोग इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो और भी इकोनॉमी हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। हम लोग इस चैनल पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का जो लेक्चर होगा थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर कंटेंट के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसीलिए लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसीलिए पेशेंस करके लेक्चर को सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हम लोग जहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले यही जानते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है। देखिए, ज्योग्राफी का मीनिंग इसी एनसीईआरटी में, क्लास 6 का एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दिया हुआ है ज्योग्राफी का, जो बहुत ही अच्छा है, जिसको आपको जानना चाहिए। ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है? देखिए, ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है। यहाँ देखिए मेरे कर्सर में, ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफी। तो जियो जो वर्ड है, जियो वर्ड का मतलब है अर्थ, और ग्राफी वर्ड का मतलब है किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, या फिर किसी चीज़ के बारे में जानना, या किसी चीज़ के बारे में लिखना। तो दोनों वर्ड को अगर मिला दिया जाए, जियो प्लस ग्राफी, तो हो जाता है अर्थ के बारे में जानना, लिखना या अर्थ के बारे में समझना। जियोग्राफी, जियो का मतलब अर्थ एंड ग्राफी का मतलब किसी चीज़ के बारे में लिखना। तो दोनों शब्द का मतलब हो गया अर्थ के बारे में लिखना या अर्थ के बारे में जानना। अब यहाँ पर देखिए, तीन वर्ड दिया हुआ है। पहला जियो प्लस लॉजी। तो जियो प्लस लॉजी हो गया आपका जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ना या अर्थ के बारे में जानना। दूसरा वर्ड हो गया जियो प्लस फैक्ट्री, मतलब हो गया जियोमेट्री, मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। मतलब जियोमेट्री का मतलब हो गया अर्थ का माप, अर्थ का कितना डायमीटर है, कितना रेडियस है, ये सब। फिर तीसरा वर्ड हो गया जियो प्लस ऑइड, मतलब जियोइड। जियोइड का मतलब हो गया शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ ना ही गोल है, ना ही कोई और आकार। अगर हम बोलेंगे कि अर्थ गोल है, तो वो पूरी तरह से सही नहीं होगा। अर्थ का अपना एक शेप है, जिसका नाम है जियोइड। ये जो आप लास्ट वाला वर्ड देख रहे हैं ना, जियो, ये जियो प्लस ऑइड, ये हो गया आपका जियोइड। तो यही जियोइड मिलके बनता है जियोइड, और इसी को बोलते हैं अर्थ का फॉर्म या अर्थ का शेप। तो अर्थ का शेप क्या हो गया? अर्थ का शेप हो गया जियोइड। अब इस एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है आर्यभट्ट के बारे में, इसके बारे में जानिए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्यभट्ट वॉज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। आर्यभट्ट इंडिया का, एंशियंट इंडिया का या फिर प्राचीन भारत का एक एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर। He said that the moon and the planets
shine due to reflected sunlight। ये आर्यभट्ट जो थे, इन्होंने कहा कि ये जो जितने भी प्लैनेट और मून चमकता है, जितने भी प्लैनेट और मून चमकता है, उनका अपना कोई लाइट नहीं है, अपना कोई लाइट नहीं है। वो चमकता है सूरज के रोशनी से, सूरज के रोशनी से। तो आर्यभट्ट ने क्या कहा? आर्यभट्ट ने ये कहा कि सूरज, प्लैनेट्स एंड मून सूरज से चमकता है, सूरज के रोशनी से चमकता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसी लेक्चर पर बाद में, लेकिन अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखिए, जब हम लोग रात में देखते हैं आसमान की तरफ, आसमान की ओर, तो फिर देखते हैं कि कुछ चीज़ चमक रहा है। वो मून हो गया, वो तारे हो गया, उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स रहते हैं। जब फुल मून होता है, जब फुल मून होता है तो उसको बोलते हैं फुल मून नाइट। और ये फुल मून नाइट महीना में एक ही बार होता है, और इस फुल मून नाइट को पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो क्या बोला मैंने? फुल मून नाइट जो महीना में एक बार होता है, इसको बोलते हैं फुल मून नाइट, और इसको पूर्णिमा भी बोलते हैं। उसी के 15 दिन बाद मतलब पूर्णिमा के 15 दिन बाद आपको न्यू मून दिखता है। पूर्णिमा के 15 दिन बाद आपको न्यू मून दिखता है, और इसको बोलते हैं अमावस्या, इसको बोलते हैं अमावस्या। और इस अमावस्या में आपको मून जरा भी दिखाई नहीं देता है। मैंने क्या बोला? फिर से आप एक बार सुनिए। फुल मून महीना में एक बार दिखाई देता है, और उसी को बोलते हैं फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा। इस पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद आपको न्यू मून दिखता है, और इस न्यू मून को ही अमावस्या भी कहते हैं। और ये अमावस्या भी आपका महीना में एक बार आता है। ये देखिए, ये हो गया आपका फुल मून। फुल मून में तो आपको पूरा मून दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि न्यू मून में आपको मून बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। फुल मून में तो मून पूरा दिखता है, लेकिन न्यू मून में मून बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अब हो गया यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। यूनिवर्स क्या है? तो यूनिवर्स के बारे में अगर एक लाइन में बोले तो यूनिवर्स सब कुछ है। इस दुनिया में आपको जो कुछ भी दिख रहा है या जो कुछ भी है, वो सब कुछ यूनिवर्स का पार्ट है। एक छोटा सा धूल का कण से लेकर एक जाइंट गैलेक्सीज तक सब कुछ यूनिवर्स का पार्ट है। मैंने क्या कहा? फिर से सुनिए। एक छोटा सा धूल का कण से लेके एक जाइंट गैलेक्सीज तक सब कुछ यूनिवर्स का पार्ट है, सब कुछ। और इसी यूनिवर्स का स्टडी को हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। यूनिवर्स का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स का स्टडी को हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा? फिर से एक बार सुनिए। यूनिवर्स का डेफिनेशन ये हो गया कि सब कुछ इस दुनिया में, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में सब कुछ यूनिवर्स का पार्ट है। एक छोटा से छोटा धूल का कण से लेके एक जाइंट गैलेक्सीज तक सब कुछ यूनिवर्स का पार्ट है, और यूनिवर्स का स्टडी को ही कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। अगर यूनिवर्स को अर्थ का कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कैसे हम लोग इसको बोलेंगे, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आ गया हम लोग का अर्थ। जैसे हम लोग बोले थे कि एक छोटा सा धूल का कण से लेके एक जाइंट गैलेक्सी तक सब कुछ यूनिवर्स का पार्ट है, तो उसी धूल का कण को हम लोग यहाँ अर्थ मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ अर्थ का कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो सबसे छोटा चीज़ यहाँ पर अर्थ में ही
अर्थ को ही देखेंगे क्योंकि हम लोग अर्थ में रहते हैं। अर्थ क्या हो गया? एक प्लैनेट हो गया। अर्थ एक प्लैनेट हो गया। अब अर्थ अर्थ एक स्टार के चारों ओर घूम रहा है। यहाँ पर स्टार का मतलब है सन। स्टार का मतलब है सन। तो अर्थ किसके चारों ओर घूम रहा है? अर्थ स्टार के चारों ओर घूम रहा है। अब इसी स्टार के चारों ओर अब सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं? इसको जानिए। सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं कि जब सिर्फ अर्थ ही नहीं, जब अर्थ के अलावा और भी 7 प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं तो उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो फिर हमने क्या कहा? अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर यूनिवर्स को समझने का कोशिश करेंगे तो पहले तो हो गया अर्थ, दूसरा हो गया स्टार, उससे बड़ा हो गया सोलर सिस्टम। और फिर अगर बहुत सारे स्टार को आप मिला दिया जाए, बहुत सारे स्टार को अगर मिला दिया जाए, मतलब स्टार का झुंड या फिर स्टार का गुच्छा या फिर स्टार का एक बहुत सारे स्टार को अगर मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं गैलेक्सी। उसको बोलते हैं गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी है ग्रुप ऑफ स्टार। गैलेक्सी है ग्रुप ऑफ स्टार। तो अर्थ किसका पार्ट है? अर्थ पार्ट है एक सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है। और उसी सन जैसा स्टार को अगर स्टार को बहुत सारे स्टार का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, अगर ग्रुप ऑफ स्टार कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं गैलेक्सी। और अगर बहुत सारे गैलेक्सी को मिला दिया जाए तो वहाँ से बनता है लोकल ग्रुप। और बहुत सारे लोकल ग्रुप को मिला दिया जाए तो वहाँ से बनता है सुपर क्लस्टर। और इस तरह का बहुत सारे सुपर क्लस्टर को अगर मिला दिया जाए तो वहाँ पर बनता है यूनिवर्स। तो यहाँ पर गौर करने वाला बात है कि सबसे छोटा चीज़ हो गया अर्थ और सबसे बड़ा चीज़ हो गया यूनिवर्स। तो हमने क्या कहा? अर्थ एक सन के चारों ओर घूम रहा है। सन भी एक स्टार ही है। सन भी एक स्टार ही है। और अगर अब सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं? क्या समझाया है मैंने? सोलर सिस्टम उसको बोलते हैं जब एक सन के चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। अब उससे बड़ा, सोलर सिस्टम से भी बड़ा क्या हो गया? जब बहुत सारे स्टार को मिला दिया जाए, ग्रुप ऑफ स्टार को बोलते हैं गैलेक्सी। और उसी तरह जब बहुत सारी गैलेक्सी को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं लोकल ग्रुप। और बहुत सारे लोकल ग्रुप को जब मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं सुपर क्लस्टर। और बहुत सारे सुपर क्लस्टर को अगर मिला दिया जाए तो बोलते हैं यूनिवर्स। तो फिर वहाँ से बनता है यूनिवर्स। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में सबसे छोटा चीज़ अगर हो गया, हम लोग अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर यूनिवर्स को समझने का कोशिश कर रहे हैं तो फिर क्या है? तो फिर ये है कि अर्थ हम लोग का प्लैनेट जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये हो गया अर्थ। और उससे बड़ा हो गया ये हम लोग का सोलर सिस्टम। पूरा का पूरा सोलर सिस्टम एक सन के चारों ओर जब सारा का प्लैनेट के घूम रहा है, सारा प्लैनेट घूम रहा है तो उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो अर्थ से बड़ा हो गया सोलर सिस्टम। और इसी तरह का जब स्टार बहुत सारा मिला दिया जाए तो हम लोग का बनता है गैलेक्सी। और हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वो है मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट। हम लोग का सोलर सिस्टम किस चीज़ का पार्ट है? हम लोग का गैलेक्सी का क्या नाम है? हम लोग का गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। और फिर आप एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये स्पाइरल शेप में है। स्पाइरल शेप में है। बोलने का मतलब ये है स्पाइरल शेप कि तरह तरह का और भी गैलेक्सीज है जिनका शेप अलग अलग है।
अलग अलग है। जैसे ही हम लोग का गैलेक्सी स्पाइरल शेप में है, इस तरह का शेप में है, ठीक उसी तरह और भी गैलेक्सीज, कोई गोल है तो कोई और शेप में है, किसी किसी का कोई गैलेक्सी का तो कोई शेप ही नहीं है। तो फिर से हम लोग एक बार समझने का कोशिश करते हैं। ये अर्थ हो गया, उसके बाद हो गया हम लोग का सोलर सिस्टम, और इसी तरह का जब बहुत सारा सन को या फिर बहुत सारा स्टार को मिला दिया जाए तो वहाँ से बनता है गैलेक्सी, और बहुत सारा गैलेक्सी को जब मिला दिया जाए तो वहाँ पर बनता है लोकल ग्रुप, और वहाँ बहुत सारे लोकल ग्रुप को जब मिला दिया जाए तो वहाँ पर बनता है सुपर क्लस्टर, और जब बहुत सारा सुपर क्लस्टर मिलता है तो वहाँ से बनता है यूनिवर्स। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? देखिए, रात में हम लोग जो कुछ भी आसमान में चमकते हुए देखते हैं, ऑब्वियसली नेचुरल थिंग। अब आप एरोप्लेन को मत पकड़ लीजिएगा, हम लोग रात में जो कुछ भी आसमान में प्राकृतिक चीज, नेचुरल चीज चमकते हुए देखते हैं या फिर देखते हैं आसमान में, वो सब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है। जैसे सन, मून, और वो सभी चीजें जो रात में आकाश में चमकता है, वो सब कुछ सेलेस्टियल बॉडी है। क्या बोला मैंने? सन, मून, या फिर सारे चीजें, एस्ट्रॉयड, या फिर जो भी चीजें हम आसमान में देखते हैं, नेचुरल चीज, प्राकृतिक चीज, जो भी आसमान में हम लोग देखते हैं, वो सब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है। स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि बहुत सारा गैसेस से मिल के बना है। स्टार के पास अपना हीट और लाइट है। स्टार के पास अपना हीट और लाइट है, जो कि स्टार के पास अपना हीट और लाइट है, उसके वजह से वो बहुत सारा एनर्जी एमिट करता है, बहुत सारा एनर्जी एमिट करता है। सन भी एक स्टार है, सन भी एक स्टार है। अब ये जो हम बोले कि स्टार के पास अपना हीट और लाइट है, जिसके वजह से बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, एमिट होता है, इसको हम लोग समझेंगे आगे आने वाले स्लाइड में। अभी आप यही जान लीजिए कि स्टार के पास अपना हीट और लाइट है। क्यों बोले हम अपना हीट और लाइट है? क्योंकि स्टार और प्लैनेट में अंतर है। जैसे कि स्टार एक सन है, स्टार एक सन है, तो सन के पास तो अपना हीट और लाइट है, लेकिन क्या प्लैनेट के पास अपना हीट और लाइट है? प्लैनेट के पास अपना हीट और लाइट नहीं है। प्लैनेट के पास अपना हीट और लाइट नहीं है। प्लैनेट के पास अगर अपना हीट और लाइट होता तो क्या हम लोग अर्थ में रह पाते? अर्थ भी तो एक प्लैनेट है। अर्थ इतना गर्म हो जाता कि इंसान का रहना मुश्किल हो जाता, नामुमकिन हो जाता। इसीलिए अर्थ, सन के पास अपना हीट और लाइट है, स्टार के पास अपना हीट और लाइट तो है, लेकिन प्लैनेट के पास अपना हीट और लाइट नहीं है। अब इसके पास, स्टार के पास अपना हीट और लाइट कैसे है, ये हम लोग समझेंगे आने वाले स्लाइड्स में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, एक बात जान लीजिए कि स्टार एक सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी हमने क्या बोला कि सेलेस्टियल बॉडी वो है जो कुछ भी हम आसमान में देखते हैं, चाहे वो सन हो, मून हो, स्टार हो, जो कुछ भी रात में हम लोग देखते हैं, सारा का सारा चीज़, सारा का सारा प्राकृतिक चीज़ सेलेस्टियल बॉडी है। तो स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो बहुत सारा गैस से मिलके बना हुआ है, बहुत सारा गैस से मिलके बना हुआ है। अब
कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। इस ड्राइंग के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे समझने का। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार मिलके एक पैटर्न बना रहा है, एक डिजाइन बना रहा है। तो बहुत सारे स्टार मिलके या कुछ स्टार मिलके जब कोई डिजाइन बनाता है या फिर जब कोई पैटर्न बनता है तो फिर उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन को हम लोग क्या समझे कि जब कुछ स्टार मिलके जब कोई पैटर्न बनाता है, जब कोई डिज़ाइन बनता है, बहुत सारे स्टार मिलके, तो फिर उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। अर्सा मेजर और बिग बेयर भी एक कॉन्स्टिलेशन है। अर्सा मेजर, अब अर्सा मेजर देखिए क्या है। अर्सा मेजर, मैंने क्या बोला? अर्सा मेजर भी एक कॉन्स्टिलेशन है। अर्सा मेजर को हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। अब सप्तऋषि मतलब सप्त मतलब क्या? 7। सप्त मतलब 7। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 स्टार मिलके एक पैटर्न बना रहा है। तो इसी को बोलते हैं सप्तऋषि या फिर इसी को बोलते हैं अर्सा मेजर या फिर इसी को बोलते हैं बिग बियर। तो सप्तऋषि का 3 नाम हो गया। एक हो गया सप्तऋषि, एक हो गया अर्सा मेजर और इसी को बोलते हैं बिग बियर। तो कॉन्स्टिलेशन क्या हो गया? कॉन्स्टिलेशन वो हो गया जब कुछ स्टार मिलकर एक पैटर्न बनाता है, एक डिज़ाइन बनता है कुछ तारे को मिलकर, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। सप्तऋषि भी एक कॉन्स्टिलेशन है और सप्तऋषि को ही अर्सा मेजर बोलते हैं और सप्तऋषि को ही बिग बियर भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सप्तऋषि इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि सप्तऋषि इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार और इसी को अर्सा मेजर भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार मिलके एक पैटर्न बना रहा है और इसी को बोलते हैं सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। अब पोल स्टार किसको बोलते हैं? पोल स्टार आपका नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है। पोल स्टार नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है। पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है। ये देखिए ये जो स्टार है ना, ये स्टार ये वाला मेरा कर्सर पर देखिए, इसको बोलते हैं पोल स्टार। ये पोल स्टार है, ये पोल स्टार, इसी को बोलते हैं पोल स्टार। ये पोल स्टार अपना डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करता है। ये एक जगह पर मिला हुआ है, ये एक जगह पर रहता है, इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। ये पोल स्टार का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता है, इसीलिए इस पोल स्टार के मदद से या फिर इस पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, इसी नॉर्थ स्टार के मदद से हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं। ये पोल स्टार का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। तो हमने क्या बोला कि ये पोल स्टार, इसी पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। ये पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है
और ये पोल स्टार अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है। इसीलिए इस पोल स्टार की मदद से हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं। ये यहाँ पर जो मैंने बोला वो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। इस चीज़ को माइंड में घुसा लीजिए कि नॉर्थ स्टार, ये जो नॉर्थ स्टार है, ये जो पोल स्टार है या फिर नॉर्थ स्टार है, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। और इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम पोजिशन इन द स्काई। मतलब ये नॉर्थ स्टार या फिर ये पोल स्टार हमेशा अपना सेम पोजीशन पर रहता है। ये अपना पोजीशन से हिलता नहीं है, इसका पोजीशन कांस्टेंट है, इसका पोजीशन सेम है हमेशा के लिए। और फिर देखिए जो मैंने बोला, इट यूजेस द डिटरमाइंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट एट इट रिमेन्स द सेम पोजीशन। इसका मतलब हो गया, इट यूजेस द डिटरमाइंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट एट इट रिमेन्स द सेम पोजीशन। मतलब हो गया कि ये जो नॉर्थ स्टार है या फिर ये जो पोल स्टार है, ये अपना डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करता है। इसीलिए रात में हम लोग इसी स्टार की मदद से, कौन से स्टार की मदद से, इस नॉर्थ स्टार की मदद से या फिर इस पोल स्टार की मदद से हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं। ये पोल स्टार कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, ये एक जगह पे स्थिर है। इसीलिए इस पोल स्टार की मदद से हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं रात में। और ये नॉर्थ स्टार या फिर इसी नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी बोलते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। ये नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। We can locate the position of pole star with the help of सप्तऋषि। और हम लोग इस लास्ट लाइन का मतलब ये है, ये हम लोग जो नॉर्थ स्टार है या फिर नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी बोलते हैं, इसका डायरेक्शन हम लोग सप्तऋषि का, ये जो सप्तऋषि है इसके मदद से हम लोग नॉर्थ स्टार का डायरेक्शन को देखते हैं। तो हम लोग नॉर्थ स्टार का डायरेक्शन कहाँ से देखते हैं? इस सप्तऋषि की मदद से। और इसी सप्तऋषि को अर्सा मेजर भी बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्लैनेट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। प्लैनेट्स के बारे में समझने से पहले हम लोग यहाँ पर जाते हैं, जो कि हम लोग पहले ही आपको बताए थे। मैं आपको पहले ही बताया था कि देखिए, स्टार को मैंने क्या बोला था कि स्टार के पास अपना लाइट और अपना हीट है। स्टार के पास अपना लाइट और अपना हीट है। तो फिर स्टार प्लैनेट से अलग कैसे हो गया भाई? स्टार प्लैनेट से फिर अलग कैसे हो गया? इस चीज को हम लोग जानते हैं। देखिए, जिस तरह से स्टार के पास अपना हीट और लाइट है, उसी तरह से प्लैनेट के पास अपना हीट और लाइट नहीं है। मैंने क्या बोला कि पहले तो मैंने ये बोला था आपको कि सेलेस्टियल बॉडी क्या है? कि हम लोग जो कुछ भी आसमान में देखते हैं, चाहे वो प्लैनेट हो गया, चाहे वो सन हो गया, चाहे वो मून हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया, हम लोग जो कुछ भी आसमान में देखते हैं, चाहे वो स्टार हो गया, चाहे हम लोग जो कुछ भी आसमान में देखते हैं, वो सब कुछ सेलेस्टियल बॉडी है। तो एक स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। तो फिर अगर दोनों सेलेस्टियल बॉडी है, एक स्टार भी सेलेस्टियल बॉडी है, मैंने आपको बोला था ना कि एक सेलेस्टियल बॉडी वो सब कुछ है जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो सन हो, मून हो, स्टार हो, प्लैनेट हो, जो कुछ भी हम लोग आसमान में देख रहे हैं, सब कुछ सेलेस्टियल बॉडी है। तो फिर एक स्टार भी सेलेस्टियल बॉडी है, एक प्लैनेट भी सेलेस्टियल बॉडी है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है?
तो फिर दोनों में अंतर ये है कि हम आपको यहीं पर बताए थे कि स्टार के पास अपना हीट और लाइट तो है, स्टार के पास अपना हीट और लाइट है, जबकि प्लैनेट के पास अपना हीट और लाइट नहीं है। तो यही हो गया अंतर। दोनों ही स्टार और प्लैनेट दोनों ही सेलेस्टियल बॉडी तो है, लेकिन स्टार के पास जहां अपना हीट और लाइट है, वहीं प्लैनेट के पास अपना हीट और लाइट नहीं है। तो फिर अगर मान लीजिए प्लैनेट के पास अपना हीट और लाइट रहता तो क्या होता। अब देखिए, मान लीजिए हम लोग अर्थ में ही हम लोग रहते हैं, अब हम लोग अर्थ पे रहते हैं। अब मान लीजिए अर्थ के पास अपना हीट और अपना लाइट रहता जिस तरह से सूरज के पास है, तो क्या हम लोग प्लैनेट अर्थ पे रह पाते? क्या हम लोग प्लैनेट अर्थ पे रह पाते? नहीं रह पाते। अर्थ इतना गर्म हो जाता कि हम लोग का यहाँ रहना नामुमकिन रहता। अब जैसे स्टार के पास, एक सन के पास अपना लाइट है, अपना हीट है, तो क्या आप सन के पास जा पाओगे? क्या आप सन के पास जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। आप जल के राख हो जाओगे। क्यों? क्योंकि स्टार के पास, या फिर सन भी तो एक स्टार ही है, स्टार के पास या फिर सन के पास अपना हीट और लाइट है, अपना हीट है। इसलिए हम लोग स्टार के पास या फिर सन के पास नहीं जा पाएंगे। ठीक उसी तरह अगर प्लैनेट में हम लोग अर्थ का ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम लोग अर्थ प्लैनेट पर रहते हैं। अगर प्लैनेट अर्थ में अपना हीट और लाइट रहता तो क्या हम लोग रह पाते? हम लोग नहीं रह पाते। ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग सन के पास नहीं जा पाएंगे, उसी तरह हम लोग प्लैनेट अर्थ में भी नहीं रह पाते अगर अर्थ के पास या फिर प्लैनेट का अपना हीट और लाइट रहता। तो फिर ये प्लैनेट्स को हीट और लाइट मिलता कहाँ से है? तो प्लैनेट को हीट और लाइट मिलता कहाँ है, कैसे है? जैसे हम लोग अर्थ में रहते हैं, तो अर्थ को लाइट मिलता कैसे है? तो अर्थ को लाइट मिलता है स्टार से या फिर सन से। सन से, ये देखिए सन, और ये हो गया हम लोग का अर्थ। तीसरा नंबर पर देखिए अर्थ। तो ये जो अर्थ है, ये होगी, अर्थ को लाइट मिलता है, हीट मिलता है इस सन से, और ये सन एकमात्र सोर्स है हम लोग का पृथ्वी में लाइट का, हीट का। तो हम लोग का अर्थ का एकमात्र सोर्स कौन सा है हीट पाने का या फिर लाइट पाने का? ये सन है, ये सन है। तो हम लोग का प्लैनेट को, किसी भी प्लैनेट को या फिर हम लोग का अर्थ को कहाँ से मिलता है लाइट? हम लोग का प्लैनेट अर्थ को लाइट मिलता है सन से। ये जो वर्ड प्लैनेट है, ये प्लैनेट वर्ड आया कहाँ से है? तो ये प्लैनेट वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड से, एक ग्रीक वर्ड से। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? वो ग्रीक वर्ड है प्लैंटाई, प्लैंटाई। और ये प्लैंटाई का मतलब जानते हो क्या होता है? ये प्लैंटाई का मतलब होता है वंडरर्स। और ये वंडरर्स का मतलब जानते हो क्या होता है? ये वंडरर्स का मतलब होता है घूमने वाला। ये वंडरर्स का मतलब होता है घूमने वाला। तो घूमने वाला, तो घूमने वाला हम लोग क्यों बोले? ये जो पृथ्वी है या फिर कोई भी जो हम लोग का सोलर सिस्टम में कोई भी प्लैनेट है, वो इस सन के चारों ओर घूम रहा है, शायद इसीलिए इस प्लैंटाई का मतलब है वंडरर्स। तो ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है? ये प्लैनेट वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड से, इसका नाम है प्लैंटाई। और ये प्लैंटाई का मतलब क्या है? इस प्लैंटाई का मतलब है वंडरर्स। इस प्लैंटाई का मतलब है वंडरर्स। वंडरर्स का मतलब है घूमने वाला। अर्थ इज ऑल्सो ए प्लैनेट, जो कि हम पहले ही आपको बता दिए। इट गेट्स heat and light from the sun, which is a nearest star.
जैसे कि हम पहले ही आपको बताए हैं कि अर्थ को लाइट और हीट कहाँ से मिलता है। अर्थ को लाइट और हीट सन से मिलता है। अर्थ को ये जो अर्थ है इसको हीट और लाइट सन से मिलता है। यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट गेट इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। from the sun it get its heat and light from the sun which is the nearest star। हाँ, सन भी एक स्टार ही है। इस चीज को आप हजम कर लीजिए कि सन एक स्टार है। सन के पास अपना हीट अपना लाइट है। सन इज ऑल्सो ए स्टार। apart from the earth there are 7 other planets that get heat and light from the sun। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये जो अर्थ है, हम लोग का सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट है। अभी हम लोग का सोलर सिस्टम में टोटल अभी 8 प्लैनेट है और इस अर्थ तो है ही, इस अर्थ को छोड़कर और भी 7 प्लैनेट, मतलब टोटल 8 प्लैनेट है हम लोग का सोलर सिस्टम में। और इस 8 के 8 प्लैनेट को हीट और लाइट सन से ही मिलता है। देखिए, जैसे पहला प्लैनेट हो गया सन के सबसे करीब प्लैनेट जो है वो हो गया मरकरी। फिर हो गया दूसरा नंबर वेनस। फिर तीसरा नंबर पर आता है सन से दूरी के मामले में, ऑर्डर के मामले में अगर देखा जाए तो तीसरा नंबर पर आता है अर्थ। फिर चौथा नंबर पर आता है मार्स। फिर 5th नंबर पर आता है जुपिटर। फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो क्या बोला मैंने? मरकरी, साथ साथ बोलिए, मरकरी। साथ साथ जो भी कैंडिडेट इस लेक्चर को देख रहा है मेरे साथ साथ बोलिए। पहला क्या हो गया? मरकरी। दूसरा हो गया वेनस। फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्या क्या हो गया? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। टोटल ये 8 प्लैनेट हो गया। तो ये 8 के 8 प्लैनेट को हीट और लाइट मिल रहा है सन से, सिर्फ और सिर्फ सन से। तो यही तो ये लाइन में लिखा हुआ है। अर्थ के अलावा अपार्ट फ्रॉम द अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सम ऑफ देयर हैव मून्स टू। मतलब इनमें से कुछ के पास अपना अपना मून भी है। जैसे अर्थ के पास एक ही मून है और सबसे ज़्यादा मून जुपिटर के पास है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक चीज कि ये जो 4 प्लैनेट है ना, ये 4 प्लैनेट देखिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मतलब लाइन से देखिए, लाइन से ये जो लास्ट का 4 है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इतना बार रटाने का मतलब ये है कि ये 4 प्लैनेट के पास अपना रिंग है, अपना रिंग। और ये रिंग जो है ना, कुछ भी नहीं है, ये स्मॉल डेब्रीज है। डेब्री का मतलब होता है कंकड़, पत्थर और भी जो तमाम चीजें घूम रहा है अंतरिक्ष में, वही चीज आपस में मिल गया है और ये प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है। जो भी कचरा है उसको बोलते हैं डेब्री। ये और इसी 4 प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है। ये जो 4 प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सिर्फ यही 4 हम लोग का सोलर सिस्टम में, यही इस 4 प्लैनेट में रिंग बना हुआ है। देखिए कौन कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 प्लैनेट में रिंग बना हुआ है।
अब हम लोग जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम क्या होता है? तो सोलर सिस्टम का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। देखिए, सोलर सिस्टम में क्या क्या आ गया? ये जो कुछ भी हम लोग का सन के चारों ओर घूम रहा है, चाहे वो सन हो। सोलर सिस्टम का मतलब ये हो गया, सबसे पहले ये जान लीजिए सोलर सिस्टम का पार्ट में आता क्या क्या है। सोलर सिस्टम का पार्ट में आता है सन, प्लैनेट्स, 8 के 8 प्लैनेट, सैटेलाइट। सैटेलाइट बोलने का मतलब है नेचुरल सैटेलाइट्स, जो आपके जैसे मून या फिर अदर सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी हम आपको पहले ही बताए थे, जो कुछ भी आसमान में दिख रहा है नेचुरल चीज, चाहे वो एस्ट्रॉयड हो, मेटेरॉइड्स हो, कुछ भी हो। एस्ट्रॉयड मेटेरॉइड्स क्या होता है ये हम लोग जानेंगे लास्ट में इसी लेक्चर पर। तो जो कुछ भी है, जैसे सन है, 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट है और अदर सैटेलाइट, ये सब कुछ जो सन के चारों ओर घूम रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग सोलर सिस्टम। तो अब एक एक चीज का हम लोग एक एक, जो जैसे सन है, 8 प्लैनेट्स है, अब इस चीज का हम लोग एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या होता है। जैसे सन, पहला सन, जैसे कि सन के बारे में हम आपको पहले ही बताए थे कि सन भी एक स्टार है। हाँ, इस चीज को हजम करना बहुत मुश्किल है शायद, लेकिन इस बात को आप मान लीजिए कि सन भी एक स्टार है। सन भी एक स्टार है। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। हम लोग का जो सोलर सिस्टम है, जो भी चीजें, सोलर सिस्टम क्या हो गया, जो भी चीजें इस सन के चारों ओर घूम रहा है वही तो सोलर सिस्टम है। तो ये सन हम लोग का सोलर सिस्टम के बिल्कुल भी एकदम सेंटर में है, बिल्कुल भी एकदम बीच में है। तो यही हो गया पहला पॉइंट। क्या बोले हम कि सन भी एक स्टार है और सन हम लोग का सोलर सिस्टम का बीच में है। सन हम लोग का सोलर सिस्टम का बीच में है। सन हम लोग का सोलर सिस्टम का बीच में है। और फिर यहाँ पर देखिए, हम लोग का जो सन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। सन जो है बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। सन किससे बना हुआ है? बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। और सन का ना, ये जो आप देख रहे हैं सोलर सिस्टम में, ये सोलर सिस्टम में क्या क्या आ गया? सन आ गया, बहुत सारा प्लैनेट आ गया, मतलब 8 प्लैनेट आ गया, फिर मून आ गया और भी एस्ट्रॉयड आ गया। सबसे ज़्यादा अगर किसी का मास है, मास मतलब आप आम भाषा में ये समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर वजन है किसी चीज़ का, फिलहाल आप मास का मतलब ही वजन ही समझिए क्योंकि ये क्लास 6 है, तो आम भाषा में मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मास है वो है सन का पूरा जितना भी प्लैनेट्स है, जितना भी मून है, 90% मास अकेला सोलर सिस्टम के पास, अकेला सन के पास है। अकेला सबसे ज़्यादा मास, अकेला 90% मास सन के पास है। और इसी के वजह से अगर मास ज़्यादा है, अगर सन के पास मास ज़्यादा है, अगर सन के पास मास ज़्यादा है तो फिर इसका ग्रेविटी भी ज़्यादा होगा। और इसी के वजह से ये सारा का सारा, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम को अपने में बांधे रखता है, अपने में बांधे रखता है। ये सारा का सारा प्लैनेट, सारा का सारा मून, ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बांधे रखता है अपने आप में एक सन। क्यों? क्योंकि सन के पास सबसे ज़्यादा मास है, और सबसे ज़्यादा मास है इसलिए इसके पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है। और इसी सबसे ज़्यादा मास और सबसे ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से सन पूरा का पूरा सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है, अपने बंधन में जकड़ कर रखता है। तो फिर आपका दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि
अगर सन के पास एक पुलिंग फोर्स है, यहाँ पर क्लास 6 है इसलिए यहाँ पर ग्रेविटी का बात नहीं किया गया है, यहाँ पर पुलिंग फोर्स का बात किया गया है, तो इसको अभी पुलिंग फोर्स ही समझिए या फिर ग्रेविटी भी समझ लीजिए। अगर सन के पास इतना ज़्यादा ग्रेविटी है, इतना ज़्यादा ग्रेविटी है, तो आपका दिमाग में ये बात आ ही रहा होगा कि सन सारा का सारा प्लैनेट को अपने में समा क्यों नहीं लेता है, अपने में घुसा क्यों नहीं लेता है। अगर सन के पास अकेला 90% ग्रेविटी है तो ऐसा होना चाहिए कि सन सारा का सारा प्लैनेट को अपने में डाल लेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो सबसे ज़्यादा सन के पास, मास तो सबसे ज़्यादा सन के पास। तो इसका जवाब ये है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। तो इसका जवाब ये है कि ये अपने आप में घुसा इसलिए नहीं लेता है, अपने आप में सारा का सारा प्लैनेट सन में इसलिए नहीं चला जाता है क्योंकि जैसे ही सन के पास अपना एक मास है, अपना एक ग्रेविटी है, उसी तरह इस हर एक प्लैनेट के पास अपना एक मास है, अपना एक ग्रेविटी है। इसीलिए दोनों अपना ग्रेविटी लगाता है एक दूसरे पर और एक पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है। दोनों का दोनों अपना एक मास लगाता है, अपना ग्रेविटी लगाता है और दोनों को दोनों अपना ग्रेविटी लगाता है, इसलिए एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है और इसीलिए सारा का सारा प्लैनेट अर्थ में, ये सन में नहीं चला जाता है, सन में नहीं घुस जाता है। क्या बोला कि सन के पास तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है, इसका मतलब यही हुआ ना कि सन सारा का सारा प्लैनेट को अपना में डाल लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर कभी सन में चला गया तो हम लोग तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है ना, जबकि सन के पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है। तो हो ये रहा है कि जिस तरह से सन के पास अपना ग्रेविटी है, अपना मास है, उसी तरह हर एक प्लैनेट के पास अपना मास है, अपना ग्रेविटी है और इसीलिए एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है और इसके वजह से सारा का सारा प्लैनेट सन में नहीं घुस जाता है, सन में नहीं समा जाता है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सन के बारे में हम क्या बोलने जा रहे थे। इट, जैसे कि हम पहले ही आपको बोल चुके हैं, इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर आवर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम का एकमात्र हीट और लाइट का स्रोत सन ही है। हमारे सोलर सिस्टम में हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, इस पूरा का पूरा सोलर सिस्टम में एकमात्र सोर्स अगर हीट और लाइट का कोई है तो वो सन ही है। इसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अर्थ से सन का दूरी, अर्थ से सन का दूरी कितना है? अर्थ से सन का दूरी कितना है? अर्थ से सन का दूरी कितना है? अर्थ से सन का दूरी लगभग एवरेज, यहाँ पर एवरेज सबका बात कर रहे हैं हम, एवरेज 150 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ से, ये देखिए, अर्थ से सन का दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ से सन का दूरी ऑन एन एवरेज 150 मिलियन किलोमीटर है। ये देखिए, सन से अर्थ कितना नंबर पर है? तीसरा नंबर पर। सन से अर्थ का दूरी कितना किलोमीटर है? 150 मिलियन किलोमीटर एवरेज कितना दूरी है? 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर सन और अर्थ का दूरी। अब हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं? हम लोग इसको एवरेज क्यों बोल रहे हैं? देखिए, एवरेज बोलने का कारण देखिए, अर्थ जो है ना, अर्थ कभी सन से दूर चला जाता है
अर्थ सन का एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, अर्थ सन का एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, तो अर्थ कभी सन के दूर चला जाता है तो अर्थ कभी सन के सामने चला आता है। तो ये जो सामने वाला डिस्टेंस है ना, सामने वाला डिस्टेंस, ये 147 मिलियन किलोमीटर, इसको बोलते हैं पेरीहिलियन, इसको बोलते हैं पेरीहिलियन। ये तो 147 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन ये जो दूर वाला डिस्टेंस है ना 152 मिलियन किलोमीटर, इसको बोलते हैं एपीहिलियन। तो अब दोनों को जब एवरेज मान के हम लोग चलते हैं, ये सामने वाला दूरी और दूर वाला दूरी, इसीलिए दोनों अलग अलग है। देखिए 147 मिलियन किलोमीटर और ये 152 मिलियन किलोमीटर, इसीलिए हम लोग अर्थ को एक एवरेज मान लिए हैं कि सन और अर्थ का दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। देखिए जब सन और अर्थ का दूरी जब दूर रहता है, जब सन और अर्थ में ज़्यादा दूरी रहता है, तो उसको बोलते हैं एपीहिलियन, एपीहिलियन। और ये एपीहिलियन हमेशा 3 और 4 जुलाई को हर साल आता है। लेकिन सन और अर्थ का दूरी जब सामने रहता है, जब समीप रहता है, जब बहुत क्लोज आ जाता है, तब उसको बोलते हैं पेरीहिलियन। और वो पेरीहिलियन हर साल जनवरी का 3 और 4 जनवरी में आता है, हर साल 3 और 4 जनवरी को होता है। तो यहाँ से हम लोग 2 शब्द जाने, क्या जाने, एक पेरीहिलियन और एक एपीहिलियन। तो पेरीहिलियन और एपीहिलियन का कॉन्सेप्ट क्या है? पेरीहिलियन का कॉन्सेप्ट है जब सन और अर्थ का दूरी, सन और अर्थ का दूरी सामने रहता है, तब उसको बोलते हैं पेरीहिलियन। और जब सन और अर्थ का दूरी थोड़ा दूर हो जाता है, तब उसको बोलते हैं एपीहिलियन। अब यहाँ पर एक लाइन है कि इस चीज को हम लोग समझते हैं कि जैसे हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि स्टार भी तो एक सन है, और सन का भी अब जिस तरह से स्टार का अपना हीट और लाइट है, एनर्जी है अपना, उसी तरह जैसे स्टार का अपना हीट, लाइट और एनर्जी है, उसी तरह सन का भी अपना हीट, लाइट और एनर्जी है। लेकिन ये होता कैसे है? सन के पास अपना हीट, लाइट, एनर्जी होता कैसे है? इसीलिए यहाँ पर आपको जानना होगा दो कॉन्सेप्ट। हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्यों जानेंगे? हम लोग ये कॉन्सेप्ट इसीलिए जानेंगे क्योंकि हम आपको पहले ही बोले हैं कि सन का अपना हीट और लाइट होता है, अपना एनर्जी भी होता है। कैसे होता है? पहला कॉन्सेप्ट है फिजन और दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्यूजन। तो ये जो फिजन है, फिजन का मतलब क्या हो गया? फिजन का मतलब ये हो गया कि जब एक एटम जब 2 एटम में टूट जाता है, जब एक सिंगल एटम जब 2 एटम में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं फिजन। और जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम जुड़ के जब एक सिंगल एटम बन जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न। इसको बोलते हैं फ्यूज़न। क्या बोला? कि जब एक सिंगल एटम टूट जाता है और वो 2 से ज़्यादा एटम बनता है, जब ये सिंगल एटम टूट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम बनता है, तो उसको बोलते हैं फिजन, FI। और जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम जुड़ के एक सिंगल एटम बनता है, तो वहाँ पर होता है, उसको बोलते हैं फ्यूज़न। तो ये फिजन वाला जो पार्ट है ना, फिजन, FI, ये तो फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये ह्यूमन मेड होता है। खासकर ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, जो बिजली बनाने के लिए, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में जो होते हैं, वहाँ पर होता है न्यूक्लियर फिजन। तो इसको तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ्यूज़न वाला प्रोसेस है ना, ये फ्यूज़न वाला FU, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत
मुश्किल है। देखिए होता क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिल के एक सिंगल एटम बनता है तब बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी रिलीज होता है। इसीलिए हम आपको बोलें कि स्टार में और सन में अपना हीट, लाइट और एनर्जी है। तो स्टार में अपना हीट, लाइट और एनर्जी क्यों है? क्योंकि स्टार में या फिर सन में ये न्यूक्लियर फ्यूज़न वाला प्रोसेस हो रहा है, ना कि न्यूक्लियर फिजन वाला। स्टार और सन में कौन सा वाला प्रोसेस हो रहा है? स्टार और सन में ये न्यूक्लियर फ्यूज़न वाला, FUSION, ये फ्यूज़न वाला प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो या दो से ज़्यादा एटम जब जुड़ जा रहे हैं और सिंगल एटम बन रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारा एनर्जी, हीट रिलीज हो रहा है। और यही प्रोसेस तो हो रहा है स्टार में, तभी तो वहाँ पर इतना एनर्जी, इतना हीट निकल रहा है। ये सन का केस में देखिए यहाँ पर क्या है कि 4 हाइड्रोजन एटम, हम क्या बोले थे कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम, तो सन के केस में या स्टार के केस में यही हो तो रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा मतलब 4 हाइड्रोजन एटम मिल के जब एक हीलियम एटम बन रहा है, 4 सन के केस में या स्टार का केस में 4 हाइड्रोजन एटम, 4 यहाँ पर मेन बात है, 4 हाइड्रोजन एटम मिलके एक सिंगल हीलियम एटम बन रहा है। और जब ये सिंगल हीलियम एटम बनता है तब बहुत सारा हीट रिलीज होता है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। तो सन और स्टार का केस में यही हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूज़न वाला प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम मिल के एक हीलियम एटम बन रहा है और जब ये हीलियम एटम बन रहा है तब बहुत सारा हीट और एनर्जी रिलीज हो रहा है। शायद आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे। देखिए हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वहाँ पर 8 प्लैनेट है अभी तक। There are 8 planets in our solar system. हम लोग का सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। ये देखिए हम लोग का सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन सा हो गया? साथ साथ बोलिए। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्या क्या हो गया? फिर से बोलिए। हम लोग का सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। कितना प्लैनेट है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर से मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो मरकरी है ना, ये मरकरी ये सन के सबसे करीब है। ये सन के सबसे करीब है। ये मरकरी सन के सबसे करीब है। और ये अर्थ जो है ना, ऑर्डर से तीसरा नंबर पर आता है। ऑर्डर से कितना? सन से तीसरा नंबर पर आता है। मरकरी सबसे पहला नंबर है और अर्थ का नंबर है 3। सन से अर्थ तीसरा नंबर पर आता है। तो वही तो कह रहे हैं कि प्लैनेट हम लोग का हम लोग का 8 प्लैनेट है हम लोग का सोलर सिस्टम में। अगर ऑर्डर से देखें डिस्टेंस में तो फिर पहला हो गया मरकरी, फिर हो गया वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्या क्या हो गया? फिर से एक बार देख लीजिए। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। All planets move around the sun in a fixed path called orbit। मतलब क्या हो गया? ये जो प्लैनेट्स है ना, जितने भी प्लैनेट्स है, ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और ये जो
मरकरी, ये वेनस, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, ये अपना ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ये अपना ही, ऐसा नहीं है कि ये जो मरकरी है ये कभी वेनस का ऑर्बिट में चला गया, ये कभी अर्थ का ऑर्बिट में चला गया, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और एक प्लैनेट अपना ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, वो दूसरा का ऑर्बिट, दूसरा प्लैनेट का ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा रहा है। जैसे मरकरी अपना ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और वेनस अपना ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और ये सारे के सारे प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहा है। यही इस लाइन में लिखा हुआ है कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन and takes only about 88 days to complete one revolution along its orbit। मतलब ये हो गया कि ये जो मरकरी है ये सन के सबसे करीब है और ये 88 दिन में, 88 डेज में सन का चक्कर लगा लेता है। तो क्या बोले, मरकरी सन के सबसे करीब है और ये मरकरी 88 दिन में सन का चक्कर लगा लेता है। Venus is considered as Earth twin because its size and shape are much similar to that of Earth। क्या बोले हम इस चीज को अब सुनिए। ये जो वेनस है ना, ये वेनस अर्थ का ट्विन बोला जाता है। इस वेनस को अर्थ का ट्विन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अर्थ का ट्विन? क्योंकि इसका जो साइज और शेप है ना, बिल्कुल अर्थ जैसा है। माइंड कीजिए कि हम सिर्फ साइज और शेप का बात किए हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ साइज और शेप का बात कर रहे हैं, ना कि इसका एटमॉस्फेयर का बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट अर्थ जैसा नहीं है, सिर्फ साइज और शेप। वेनस का साइज और शेप अर्थ जैसा है, इसीलिए वेनस को अर्थ का ट्विन बोला जाता है। अब वेनस जो है ना सबसे गर्म प्लैनेट भी है। वेनस जो है ना सबसे गर्म प्लैनेट भी है। अब क्यों गर्म प्लैनेट है इसके बारे में भी हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, इसके बारे में भी हम लोग आएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 2006 तक, जैसे हम आपको अभी बताएं इस स्लाइड में कि अभी हम लोग का सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जिस तरह से अभी हम लोग का सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, लेकिन 2006 तक ऐसा नहीं था। 2006 तक हम लोग का सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट था और ये 9 प्लैनेट का 9वां प्लैनेट था जो नेपच्यून के बाद आता था, उसका नाम था प्लूटो। उसका नाम था प्लूटो। और फिर आप एक चीज और जान लीजिए, यहाँ ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट भी आता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पर आता है? मार्स और जुपिटर के बीच में। और ये जो क्यूपर बेल्ट है ना, ये नेपच्यून के बाद आता है, नेपच्यून के बाद। तो ये इसी क्यूपर बेल्ट में कहीं ना कहीं ये प्लूटो रहता था। तो 2006 में क्या हुआ? 2006 तक तो हम लोग का 9 प्लैनेट था प्लूटो को लेकर, लेकिन 2006 में प्लूटो को प्लैनेट का श्रेणी से बाहर कर दिया गया। प्लूटो को प्लैनेट से अमान्य घोषित कर दिया गया। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसका नाम है इंटरनेशनल, ये देखिए, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये ऑर्गेनाइजेशन क्या किया कि 2006 में एक मीटिंग बुलाया, और ये मीटिंग था इसीलिए क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम था कि हम कौन सा प्लैनेट मानेंगे और कौन सा प्लैनेट को प्लैनेट नहीं मानेंगे। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये ऑर्गेनाइजेशन 2006 में एक मीटिंग बुलाया, और इस मीटिंग में ये जानना था कि कौन सा प्लैनेट को हम लोग प्लैनेट मानेंगे और कौन सा प्लैनेट को प्लैनेट नहीं मानेंगे। तो ये जो मीटिंग हुआ ना 2006 में, इस 2006 में ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ये 3 शर्त रख दिया कि हम किसी प्लैनेट को प्लैनेट तभी मानेंगे जब ये 3 शर्त कोई भी प्लैनेट मानेगा। जब ये 3 शर्त किसी भी प्लैनेट पर लागू होगा तभी हम किसी प्लैनेट को प्लैनेट मानेंगे। तो पहला शर्त तो ये था, ये देखिए पहला शर्त कैरेक्टर ऑफ प्लैनेट के में लिखा हुआ है। पहला शर्त तो ये था कि रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब कोई भी प्लैनेट को हम प्लैनेट तब मानेंगे, कोई भी प्लैनेट को हम लोग प्लैनेट तब मानेंगे जब वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये था कि कोई भी प्लैनेट के पास अपना पर्टिकुलर शेप और मास होना चाहिए, मतलब अपना मास होना चाहिए, अपना कोई वजन होना चाहिए और पर्टिकुलर शेप होना चाहिए, ले दे के गोल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये हो गया। पहला कंडीशन तो ये हो गया कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो, कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, तभी हम उसको प्लैनेट मानेंगे। दूसरा कंडीशन ये लगा दिया कि एक प्लैनेट के पास अपना मास और अपना शेप होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये लगा दिया कि कोई भी प्लैनेट अपना ऑर्बिट में ही घूम रहा हो, वो दूसरा का ऑर्बिट में ना घूम रहा हो। जैसे ये देखिए, जैसे मरकरी अपना ऑर्बिट में घूम रहा हो, वेनस अपना ऑर्बिट में घूम रहा हो, अर्थ अपना ऑर्बिट में घूम रहा हो, मार्स अपना ऑर्बिट में घूम रहा हो। ऐसा ना हो कि मरकरी बोला कि आज तो हम वेनस का ऑर्बिट में घूमेंगे, फिर मरकरी का मन कर गया कि आज हाँ हम तो अर्थ का ऑर्बिट में जाके घूमेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक प्लैनेट अपना ही ऑर्बिट में घूमना चाहिए, ना कि दूसरा प्लैनेट का ऑर्बिट में। हम तभी मानेंगे कि ये प्लैनेट है। तो 3 कंडीशन हो गया। वो 3 कंडीशन क्या क्या है? वो 3 कंडीशन है कि पहला तो हो गया कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा हो, सन के चारों ओर घूम रहा हो। दूसरा हो गया कैरेक्टर कि कोई भी प्लैनेट का अपना शेप और मास होना चाहिए, और कोई भी प्लैनेट अपना ऑर्बिट में घूम रहा हो, वो कोई दूसरा का ऑर्बिट में ना घूम रहा हो। तो अब साइंटिस्ट लोग क्या किया, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जो भी सदस्य लोग थे, उन्होंने एक एक बारी करके एक एक प्लैनेट को चेक करना शुरू किया। पहले चेक किया मरकरी को। पहला कैरेक्टर क्या था? पहला कैरेक्टर था कि रिवॉल्व अराउंड द सन। मरकरी को देखा कि वो सन के चारों ओर घूम रहा है कि नहीं, तो पाया हाँ मरकरी सन के चारों ओर घूम रहा है। फिर दूसरा कंडीशन चेक किया कि मरकरी का अपना कोई शेप और मास है कि नहीं, तो देखा हाँ मरकरी के पास अपना शेप भी है और मास भी है। फिर मरकरी का ऑर्बिट चेक किया कि मरकरी अपना ऑर्बिट में ही घूम रहा है या नहीं, तो देखा हाँ मरकरी अपना ही ऑर्बिट में घूम रहा है,
वो दूसरे के ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है। ठीक उसी तरह बारी बारी से सारा प्लैनेट को चेक किया, मरकरी का चेक किया, फिर वेनस का चेक किया, फिर अर्थ, फिर मार्स, सारा प्लैनेट को चेक किया। लास्ट में बारी आया प्लूटो का, लास्ट में बारी आया प्लूटो का। फिर प्लूटो को चेक किया कि प्लूटो सन के चारों ओर घूम रहा है कि नहीं। तो देखा गया कि हाँ, प्लूटो सन के चारों ओर घूम रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ, प्लूटो सन के चारों ओर घूम रहा है। फिर देखा कि प्लूटो के पास अपना मास और पर्टिकुलर शेप है कि नहीं। प्लूटो के पास मास और शेप है कि नहीं। तो देखा हाँ, इस सेकंड वाले कंडीशन में भी प्लूटो पास हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। और जब तीसरा वाला कंडीशन देखा कि प्लूटो अपना पाथ में घूम रहा है कि नहीं, अपना ऑर्बिट में घूम रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर प्लूटो फेल हो गया, यहाँ पर प्लूटो फेल हो गया। देखा गया कि प्लूटो कभी अपना ऑर्बिट में घूमता है, तो कभी इस नेपच्यून का ऑर्बिट में आ जाता है, तो कभी कहीं और घूमने लगता है। प्लूटो बड़ा चंचल है, प्लूटो इधर उधर भटकते रहता है। तो फिर प्लूटो को इस प्लेनेट का श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ये ऊपर वाला दोनों कंडीशन तो प्लूटो पे सेटिस्फाइड हो रहा था, लेकिन ये ऑर्बिटल पाथ वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया। इसीलिए प्लूटो को प्लैनेट का श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। और तब से हम लोग 8 प्लैनेट मानने लगे, हम लोग का 9 प्लैनेट नहीं रहा। प्लूटो को एक नया नाम दिया गया, उसको बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। उस तरह का प्लैनेट जो अपना ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, उस प्लैनेट को इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक नया नाम दिया, ड्वार्फ प्लैनेट। क्या नाम दिया? ड्वार्फ प्लैनेट। ये देखिए, ड्वार्फ प्लैनेट। तो 2006 तक तो हम लोग का सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट था, लेकिन 2006 के बाद 2006 तक तो हम लोग का सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट था। 2006 तक तो हम लोग का सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट था, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो निकल गया, इसीलिए हम लोग का सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट ही बचा, नेपच्यून नहीं बचा। अब बात हो गया वेनस का। अब हम लोग बात करेंगे वेनस का। हम लोग वेनस का बात करेंगे। देखिए, वेनस हम आपको जैसे ही बता दिए हैं पहले ही कि वेनस अर्थ का ट्विन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वेनस का साइज और शेप बिल्कुल भी अर्थ जैसा है। माइंड रखिए कि सिर्फ साइज और शेप का बात कर रहे हैं और कोई चीज का बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ साइज और शेप अर्थ के जैसा है, एटमॉस्फेयर अर्थ के जैसा नहीं है वेनस का। सिर्फ साइज और शेप अर्थ के जैसा है वेनस का, इसलिए वेनस को अर्थ का ट्विन बोला गया है। और अर्थ जो है ना, ये जो वेनस जो है ना, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। ये वेनस जो है ना, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। तो फिर आप बोलिएगा, एक मिनट, आप झूठ बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि वेनस सबसे गर्म प्लैनेट है, जबकि सबसे करीब तो सन का सबसे करीब तो मरकरी है। तो फिर वेनस कैसे हो सकता है सबसे गर्म प्लैनेट? लेकिन ऐसा ही है, वेनस सबसे गर्म प्लैनेट है हम लोग का सोलर सिस्टम में। क्यों है इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट। अब आप बोलिएगा, वेनस से अचानक ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ से आ गया?
देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या हो गया, ग्रीन हाउस गैस मतलब क्या हो, ग्रीन हाउस गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और भी तरह तरह के गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग फिलहाल मान लेते हैं। हम लोग सबसे पहले अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जैसे देखिए ये सन है, ये सन से रेडिएशन आया, सन का किरण आया, सन का किरण आया और अर्थ पे आके गिरा, सन का किरण आके अर्थ पे आके गिरा। तो सन का किरण जब अर्थ पे आके गिरता है ना, तो ये अर्थ क्या करता है, सन का किरण को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट बाउंस ऊपर की तरफ कर देता है, आसमान की तरफ कर देता है। सन किरण अर्थ में भेजा, अर्थ का काम क्या है कि इस रिफ्लेक्शन को, इस किरण का रिफ्लेक्शन को अर्थ ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अर्थ में क्या है कि बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ये क्या करता है कि ये पूरी तरह से ये रिफ्लेक्टेड सनरेज को जाने नहीं देता है। ये क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैस दोबारा अर्थ के तरफ ही ढकेल देता है ये सनरेज को। सनरेज अर्थ पे गिरा, फिर अर्थ से सनरेज ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन रिफ्लेक्ट होने से पहले ही जब रिफ्लेक्ट होता है तब ये CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड सनरेज को दोबारा सन के अर्थ के तरफ ढकेल देता है और अर्थ का एटमॉस्फेयर पर सनरेज कैप्चर हो जाता है, जिसके वजह से अर्थ में हम लोग का रहने लायक गर्म हो जाता है, अर्थ हीट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए कुछ मात्रा में, लेकिन वेनस का केस में ऐसा नहीं है। वेनस का केस में ऐसा इसीलिए नहीं है, क्यों इसको हॉटेस्ट प्लैनेट बोला गया है ये जानिए। देखिए जैसे अर्थ में वेनस के कंपैरिजन में बहुत कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वेनस में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब ये सन रेज वेनस में आता है और रिफ्लेक्ट करता है, तब ये पूरा का पूरा सन रेज को वेनस में ही रख देता है। ये जो जितने भी CO2 है, ये पूरा का पूरा सन रेज को ये रिफ्लेक्ट होके आसमान में जाने ही नहीं देता है, वो पूरा का पूरा सनरेज को कैप्चर करके वेनस का एटमॉस्फेयर पे ही रख देता है, और जिसके वजह से वो वेनस इतना गर्म हो जाता है, वो वेनस इतना गर्म हो जाता है। अर्थ का कंडीशन में क्या है, अर्थ यहाँ से सनरेज आया, यहाँ रिफ्लेक्ट किया, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके, ज़्यादातर रिफ्लेक्ट होके चला गया अर्थ एकदम आसमान में, लेकिन कुछ कुछ सनरेज को, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कुछ कुछ सनरेज को कैप्चर करके अर्थ का एटमॉस्फेयर पे ही रख दिया। लेकिन वेनस का केस में ऐसा नहीं है। वेनस में क्या है कि सारे के सनरेज को कैप्चर वेनस का एटमॉस्फेयर पे ही हो जाता है, रह जाता है। इसीलिए वेनस का एटमॉस्फेयर इतना गर्म है। वेनस का एटमॉस्फेयर इतना गर्म क्यों है, क्योंकि वेनस का जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो सनरेज को रिफ्लेक्ट बैक होने ही नहीं देता है। वो सारा का सारा ग्रीन हाउस, सारा का सारा सूरज का किरण वेनस का एटमॉस्फेयर पे ही रह जाता है। इसीलिए वेनस सबसे ज़्यादा गर्म है, जबकि मरकरी सबसे करीब है सन का, मरकरी सबसे करीब है सन का, लेकिन फिर भी कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से सबसे ज़्यादा गर्म है वेनस, सबसे ज़्यादा गर्म है वेनस। शायद आपको समझ में आया होगा कि वेनस सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है। अब हम लोग जानते हैं हम लोग का अर्थ के बारे में, जिस प्लैनेट के बारे में, जिस प्लैनेट में हम लोग रहते हैं। देखिए अर्थ
सन से दूरी के मामले में तीसरा नंबर पर आता है। अर्थ सन से दूरी के मामले में तीसरा नंबर पर आता है। पहला में आता है मरकरी, फिर आता है वेनस, फिर तीसरा नंबर पर आता है अर्थ। अर्थ दूरी के मामले में तीसरा नंबर पर आता है। लेकिन अर्थ एक अद्भुत प्लैनेट भी है। ये दूरी के मामले में तो तीसरा नंबर पर आता है, लेकिन साइज के मामले में ये 5वां नंबर पर आता है। अर्थ दूरी के मामले में, सन से दूरी के मामले में तो तीसरा नंबर पर आता है, लेकिन साइज के मामले में अर्थ 5th नंबर पर आता है। तो पहला नंबर पर कौन आता है? सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। देखिए अर्थ जो है ना, ये जो अर्थ है ना, अर्थ इसका पोल में, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल है, ये थोड़ा चपटा है, ये थोड़ा चपटा है, फ्लैट है। इसलिए अर्थ का अपना एक साइज है, अपना एक शेप है जिसको बोलते हैं जियोइड। अर्थ का अपना एक शेप है जिसको बोलते हैं जियोइड। अर्थ गोल नहीं है पूरा, अर्थ जो शेप में है उसको बोलते हैं जियोइड। जियोइड मतलब अर्थ लाइक शेप। देखिए अर्थ एक अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए सारे फेवरेबल कंडीशन है। अर्थ में ना ही ज़्यादा गर्म है, ना ही ज़्यादा ठंडा है। अर्थ में पानी भी है और हवा भी है, जो रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर रहने वाला लाइफ सपोर्टिंग गैसेस भी है, जैसे ऑक्सीजन। तो अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है, ना ही ज़्यादा ठंडा है। अर्थ में पानी भी है, अर्थ में हवा भी है, अर्थ में गैस भी है जो रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है ऑक्सीजन। जो जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसका नाम है ऑक्सीजन। अगर आप आसमान से देखोगे ना अर्थ को, तो वो दिखेगा ब्लू, अर्थ ब्लू दिखेगा। अर्थ ब्लू आसमान से क्यों दिखेगा? अंतरिक्ष से अर्थ ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि अर्थ का टू थर्ड हिस्सा, अर्थ का 2/3 हिस्सा पानी है, पानी से कवर है। अर्थ का 2/3 हिस्सा पानी से कवर है। इसीलिए अगर आप अंतरिक्ष से अर्थ को देखोगे तो अर्थ ब्लू नजर आएगा, अर्थ ब्लू नजर आएगा। इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। और सन से अर्थ तक जो सूरज का किरण आता है, सन से अर्थ तक सूरज का किरण आने में 8 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 8 मिनट लगता है। सन से अर्थ तक सूरज का किरण आने में 8 मिनट लगता है। ये हो गया अर्थ के बारे में। अब एक चीज जो हम आपको बोले थे कि अर्थ दूरी के मामले में, सन से दूरी के मामले में तो तीसरा नंबर पर आता है। सन से दूरी के मामले में, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, देखिए तीसरा नंबर पर आ रहा है ना, तीसरा नंबर पर। लेकिन साइज के मामले में अर्थ 5वां नंबर पर आता है। इस देखिए 1 2 3 4 5, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ। अर्थ साइज के मामले में 5वां नंबर है, लेकिन सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न, उसके बाद है यूरेनस, उसके बाद साइज के मामले में है नेपच्यून, और फिर हम लोग का अर्थ आता है। तो सबसे बड़ा प्लैनेट क्या हो गया? जुपिटर। लेकिन इस ऑर्डर को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून क्या आपको याद करने का ज़रूरत है?
इसको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑर्डर में है। ये देखिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।